नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। जो लोग नए हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट किया करें और अपनी बताया करें कि नई वीडियो आपको कैसी चाहिए। तो दोस्तों आइए, आज 1 जून पेरेंट्स डे, ग्लोबल पेरेंट्स डे। तो फ्रेंड्स, मैं अपने दोनों माता पिता को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। हालांकि बहुत ही भारी मन से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें आपको जानना ज़रूरी हैं और समय समय पर सवाल मुझसे पूछे भी जाते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि अब मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और एक रिसर्चर एस्ट्रोलॉजर हूँ और अच्छा काम कर रही हूँ। तो कोशिश भी होती है कि मुझे डिस्करेज किया जाए कि मैं इस फील्ड में आगे ना बढ़ूँ। तो आइए दोस्तों, यहाँ मैंने क्यों कहा दोनों पेरेंट्स, क्योंकि दोस्तों कोई भी लड़का हो या लड़की हो, शादी के बाद में उनके एक माता पिता और जुड़ जाते हैं। पहले जो हमारे माता पिता, वो हमारे जन्मदाता, हमारे संस्कार दाता, हमारे विद्यादाता, हमारे सुख दुख में साथ खड़े माता पिता और हर पल हमारी खुशियाँ चाहने वाले हमारे माता पिता। और उसके बाद में बच्चों को पढ़ाकर, लिखाकर, लायक करके, चाहे बेटी हो या बेटा हो, बराबर ही आजकल हमारे पेरेंट्स पढ़ाते हैं और उसके बाद उनकी खुशियों से बहुत ही सुंदर शादी करते हैं। और शादी में उनका यही होता है कि बच्चा जो है वह खुशी उसका पारिवारिक जीवन खुशी बीते, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। हाँ, बेटे के लिए ससुराल में इतना ज़्यादा वो नहीं होता, क्योंकि वो दामाद की हैसियत से जाता है और बहुत कम समय के लिए जाता है, लेकिन बहू का इंटरेक्शन जो है वो ससुराल में काफ़ी रहता है और कई बार तो बहुत लंबे लंबे समय तक बहू को ससुराल में रहना पड़ता है। अलग अलग वजह जॉब की हो, हस्बैंड की, या जैसे भी हैं, बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, या बेबी होने वाला है तो लंबे समय तक जो बहू है उसको अपने ससुराल में रहना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक दो मेरी बहुत पुरानी फोटोग्राफ्स मिल गई तो मैं आपसे शेयर करूँ। ये मेरी लैब की फ़ोटो है, माइक्रोबायोलॉजी लैब, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, JNU, न्यू दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। आप देख सकते हैं कि मैं लैब में काम कर रही हूँ। तो हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने फ़ोटो खींची थी तो कहीं से पुरानी फ़ोटो मिली तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ। दूसरी फ़ोटो एक और है, हमारे यहाँ एक जर्मन साइंटिस्ट आए हुए थे तो उनके साथ हमने काम किया था। ये मेरी एक जूनियर है, सविता, तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो मैंने कहा ये भी शेयर करूँ थोड़ी सी अपनी बैकग्राउंड। तो दोस्तों आइए, मैंने PhD किया बेसिकली वैम फंजाई में, जो कि एक बायो फर्टिलाइज़र है, और जो मेरा मेन डिवीजन रहा वो बॉटनी रहा, तो मेरी PhD बॉटनी में रही। ये मैंने आधा हाफ जो अपना काम किया था रिसर्च का वो JNU में किया था, स्कूल ऑफ लाइसेंसेज में, और बाकी मैंने हाफ जो है आगरा यूनिवर्सिटी में किया था और अल्टीमेटली मेरी थीसिस जो है आगरा यूनिवर्सिटी में जमा हुई थी। चलिए वो फिर बात करेंगे। अब दूसरे मैं यहाँ पे फोटोग्राफ दिखा रही हूँ, ये मेरे मम्मी पापा, ठीक है, आप देख सकते हैं जयमाला के बाद में दोनों साथ खड़े हैं। तो ये मेरे मम्मी पापा, मेरे जन्मदाता, मेरे विद्यादाता, भविष्यदाता, हर पल दुख सुख में मेरा साथ निभाने वाले माता पिता। अब आइए, ये दूसरा परिवार मेरा जुड़ा जब मेरी शादी हुई। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये प्रोफेसर PS पनेसर हैं, जो कि रुड़की यूनिवर्सिटी में, उस टाइम ये रुड़की यूनिवर्सिटी था जो आज IIT रुड़की है, वहाँ पर ये प्रोफेसर थे डिपार्टमेंट ऑफ ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेस में। जिस वक्त मेरी 94 में शादी हुई, 93 में एंगेजमेंट हुई। आगे और भी फोटोग्राफ्स मैं दिखाने वाली हूँ। और ये आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड कमलजीत, बहुत पुरानी फ़ोटो है। और ये मेरी ननद है हरितपाल, और ये है विक्रमजीत सिंह भोगल, ठीक है। और ये मेरी मदर इन लॉ हैं प्रेम भोगल, जो कि इंसिडेंटली मेरे फादर इन लॉ की सेकंड वाइफ हैं। जो मेरे पति हैं कमलजीत सिंह, वो पहली पत्नी से थे और वो गुजर गई, तो उसके बाद में ये उनके सेकंड वाइफ हैं। और ये जो भोगल हैं, विक्रमजीत सिंह भोगल हैं, ये मेरी मदर इन लॉ के फर्स्ट बेबी हैं, उनके अपने फर्स्ट बेबी, ठीक है। और ये मेरे छोटे देवर हैंडीकैप जसपाल सिंह। ये फैमिली है दोस्तों। ये फ़ोटो है 1983 की।
मेरी सिस्टर इन लॉ का 16th। तो इस तरह से ये मेरी स्टेप सिस्टर इन लॉ हुई और ये मेरी स्टेप मदर इन लॉ हुई। तो इसका 16 16वां जो है जन्मदिन मनाया जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ फोटो में देख भी रहे होंगे, थोड़ी सी ये फोटो अजीब है कि सर्दियों के दिन है 7 दिसंबर, और देखिए बाकी सब ने जो मोटे मोटे स्वेटर पहने हुए हैं, जेंट्स ने सब ने मोटे मोटे स्वेटर पहने हुए हैं, और लेकिन उसने जो है साड़ी पहनी हुई है, और मदर इन लॉ ने भी धोती पहनी हुई, साड़ी कॉटन की साड़ी पहनी हुई है। ठीक है, ओके। अब यहाँ आप देखिए ये फोटो यहाँ पर है, इसमें डेट डली हुई है 8 अगस्त। फोटो आपको बाद में डालूंगी भी मैं, 8 अगस्त 1993। और ये देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पे ये मेरे फादर इन लॉ और ये मेरे पापा। ठीक है, तो ये डैडी, उनको बाद में जो मैं डैडी बोलती थी, और ये मेरे पापा। तो यहाँ पर ये देखिए ये है 8 अगस्त 8/8/93 की फ़ोटो है, जिस दिन मेरे इन लॉज मुझे देखने आए थे और मुझे सेलेक्ट किया था अपने बेटे कमलजीत सिंह के लिए। ये आप फोटो देखिए, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ 15/8, ये फिर अगस्त के महीने की है, 15 तारीख है यहाँ पे, अगले हफ्ते। ये मेरे पेरेंट्स जो हैं उनके घर जाते हैं, रुड़की IIT जो अभी रुड़की यूनिवर्सिटी था वहाँ जाते हैं, और ये मेरे फादर इन लॉ, और एक दूसरे को वो मीठा खिलाते हुए, ये इस तरह से मेरे दो पिता। ठीक है, और उसके बाद में देखिए ये है हमारी शादी की फ़ोटो, फेरों पे जब हम बैठे हुए हैं, तो मेरे पापा जो हैं वो मेरे हस्बैंड को, अपने दामाद को गोल्डन कड़ा, जैसा कि हमारा सिखों में रीत होती है, तो गोल्डन कड़ा अर्पित कर रहे हैं, और हम गुरु ग्रंथ साहब के सामने बैठे हुए हैं फेरों के। दोस्तों ये एक फ़ोटो और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, 15/8/93 की ही है, जब मेरे पेरेंट्स इनके घर जाते हैं। तो आप देखते हैं एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये मेरे जो है दादा ससुर थे, कमलजीत सिंह मेरे हस्बैंड के दादाजी, ये वो हैं। वो उस टाइम तक तो वो जिंदा थे, मतलब 15 अगस्त तक तो वो जिंदा थे, और ये उनकी फ़ोटो है। अब आपको मैं दिखाती हूँ ये फ़ोटो, ये 19 सितंबर 1993 की, जब मेरे घर ये लोग आते हैं रिंग सेरेमनी पे। ये जो हैं ये डॉक्टर अविनाश भारद्वाज हैं, जो कि दिल्ली में माता सुंदरी कॉलेज में हिंदी की रीडर थी, पढ़ाती थी। ये जो है बुआ सास हो गई। इनका क्या मैरिटल स्टेटस है मुझे मालूम नहीं आज तक, 26 साल मेरी शादी को हो गए। ये शादीशुदा थी, डाइवोर्सी थी, क्या थी पता नहीं, सेपरेटेड थी, लेकिन ये अपने आप को डॉक्टर अविनाश भारद्वाज कहती थी। ठीक है, कि दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली में कोई मिस्टर एलन भारद्वाज थे, ये अपने आप को उनकी पत्नी बताती थी, और कोर्ट में इनका 25-27 साल तक केस चलता रहा। ये आप देख सकते हैं फोटो, ये मेरे हाथों में मेहंदी लगाई है मेरी मदर इन लॉ ने, और आप देखिए बड़ा अजीब सा है कि ऊपर से दोनों हाथ रखे हैं, मेरे हाथों के ऊपर मेहंदी लगाने के बाद दोनों हाथ रखे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बड़ी ही अजीब सी फोटो है ना। और यहाँ भी आप देखें तो यहाँ पे जो बुआ सास हैं उन्होंने भी जो है अपने हाथ में मेरे दोनों हाथ ले रखे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों महिलाएं जो हैं, आपने किसी भी रीत रिवाज में ऐसा देखा नहीं होगा कि कहीं पर भी जो सासें जो हैं वो इस तरह का कोई, मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में, पूरे भारत देश में इस तरह की कोई रीत होती है। वो इसलिए क्योंकि वो एक प्रकार का टोटका था, क्योंकि उनको मालूम था कि आने वाली बहू जो है उसका धन योग अच्छा होगा। अब आइए ये देखिए आप, ये एक छोटी कन्या को वो अपने साथ लेकर के आए थे, और इसके हाथ से उन्होंने मुझे कुछ खिलाया। मेरा नेचर जैसा कि बहुत ही फ्रेंडली और बहुत शुभकारी है, तो मैंने उसी में से वो कुछ छुआरे और जो है किशमिश थी, तो उसी में से मैंने एक किशमिश उठा करके इस बच्ची के मुंह में डाली। तो आप देख सकते हैं कि मदर इन लॉ को कितना ज़्यादा कंसर्न है कि भाई उसके मुंह में क्यों चला गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या था वही जाने। अब आइए ये देखिए, ये एक फोटो है, इसमें मदर इन लॉ ने मुझे कुछ दिया है। ठीक है, मैंने उसको स्वीकारा है। अब उसके बाद में ये क्या दिया था, अब आप देख सकते हैं, मैं यहाँ दिखाने जा रही हूँ ये फोटो। उसके बाद में आप यहाँ कान में देखिए, मेरे कान में पहना हुआ है बिल्कुल छोटा सा ब्लू कलर का स्टोन है, छोटा सा टॉप्स है, और ये पेंडेंट आप देख सकते हैं, इस पेंडेंट में भी ब्लू कलर का स्टोन है। तो दोस्तों शादी ब्याह रिश्ते एंगेजमेंट में कभी भी जो है ब्लू कलर का कोई भी स्टोन नहीं दिया जाता है। अक्सर जो है रूबी दी जाती है, पिंक कलर के, या मल्टी कलर नवरत्न दिए जाते हैं, या जो है मोती दिए जाते हैं, उसकी ज्वेलरी दी जाती है, या डायमंड की ज्वेलरी दी जाती है। ये नीला क्यों पहनाया गया, ये नीली था नीलम का एक सब्स्टिट्यूट। ये उसी दिन से जो है
टोने टोटके चालू हो गए कि बहू को कंट्रोल करना है। और देखिए ये जो साड़ी ये लेकर के आए हैं, वो साड़ी भी ब्लू कलर की लेकर के आए हैं। ठीक है, आइए अब ये आगे देखिए, ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं जसपाल सिंह। अब क्लीन शेवन है, यहाँ पे मैंने आपको छोटे की फोटो दिखाई। अब ये देखिए, ये हमारे घर आए हुए हैं, तो गिफ्ट लेकर के आए थे। लेकिन जब ये खुद शादी करते हैं तो वो बड़े भाई भाभी को नहीं बुलाते हैं, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उनकी कब शादी हुई, किससे हुई, बच्चे हुए, क्या हुआ, पता नहीं। वो आगे अभी बहुत मामला उलझ गया है, चलिए वो फिर कभी। अभी पेरेंट्स डे पे मैं बहुत ही सीरियस बात आपको बताने जा रही हूँ। तो मेरा मेन एस्पेक्ट जो है, यहाँ एक और आप देखिए, ये जयमाला के टाइम की बहुत ही हमारी सुंदर फोटो। अब आइए, अब ये देखिए आप, मेरी शादी हो गई, मैं शादी होके चली गई, तो ये पहली राखी आती है। तो आपने देखा कि मैं यहाँ पे अपने देवर जसपाल को राखी बांध रही हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आप ये देख सकते हैं, ये मेरी सासू माँ के साथ फोटो, सास बहू का प्यार, प्यारी सी जोड़ी, खूबसूरत जोड़ी, ये देखिए। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ देखिए, मेरी मदर इन लॉ जो हैं अपने भाई दर्शन सिंह भोगल जी को राखी बांध रही हैं। वो वहीं पर रहे, 1994 में पूरा साल जो है वो रुड़की में ही थे। अब आइए एक और फोटो, जहाँ पर कि मामा जी का बर्थडे मनाया जाता है सितंबर में, और मैं उनको केक खिलाते हुए, ये देखिए। एक और फोटो, ये मेरी मामी सास हैं स्वरूप जीत कौर, जो दर्शन सिंह भोगल जी की पत्नी हैं। तो देखिए आप, मैं कैसे उनकी गोदी में लेटी हुई हूँ, और बहुत ही हमारा उनसे भी प्यार रहा। और पूरे साल भर 1994 ऑलमोस्ट दिसंबर तक ये मामी ससुर रुड़की में ही, रुड़की यूनिवर्सिटी में ही परिसर में थे। वहाँ मुझे उनकी सेवा करने का मौका मिला। और ये देख सकते हैं आप, ये मैं छोटी सी बच्ची के साथ दुलार करते हुए प्यार से, ये है विक्रमजीत सिंह भोगल की बिटिया रानी, बहुत ही प्यारी बच्ची। और अब तो बहुत बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई, आगे उसके बेबी भी हो गया। और ये है विक्रमजीत सिंह भोगल, आप यहाँ देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मेरे हस्बैंड से शक्ल मिलती हुई। और ये एक फ़ोटो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें ये मेरे फादर इन लॉ हैं और ये मामा ससुर हैं। ये जो है कन्वोकेशन, रुड़की यूनिवर्सिटी में जो 1994 में जो कन्वोकेशन हुई, जिसमें कमलजीत सिंह को पीएचडी की डॉक्टरेट की डिग्री मिली, तो उसमें ये पुरानी एक फ़ोटो है वहाँ के कैंपस की। और बहुत सारे लोग हैं रुड़की यूनिवर्सिटी के, तो अगर रुड़की यूनिवर्सिटी वाले देखेंगे तो बहुत सारे इन लोगों को पहचान भी पाएंगे। तो बहुत ही बड़ी अच्छी फ़ोटो है, बहुत ही सुंदर। अब दोस्तों एक ये फ़ोटो देखिए, मेरी 1997 दिवाली की है, नवंबर के महीने की, प्रेगनेंसी फुल टाइम, बेबी होने वाला है। और ये देखिए, ये मैं कुछ कैंडल्स जलाते हुए, और फिर ये देखिए हमारे नेबर्स जो हैं आए हैं मुझे विश करने, दिवाली विश करने, उसकी फ़ोटो। और उसके बाद में दोस्तों ये जो है मेरी हॉस्पिटल में एडमिट सिजेरियन ऑपरेशन के बाद की फ़ोटो। और उसके बाद में एक दिन बाद नेक्स्ट डे वो बच्चे को लाया जाता है मेरे पास, तो ये वो फ़ोटो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से। लेकिन अब क्या, जो मैं बात कहना चाह रही हूँ कि एक माता पिता जो जन्मदाता, संस्कारदाता, विद्यादाता, भविष्य को एक तरह से वो जो है बच्चों के सुधारते हैं, एक रास्ता देते हैं। उन्होंने अपनी बिटिया को एमएससी पीएचडी करवाया। ज़्यादातर पढ़ाई मेरी 12वीं के बाद में हॉस्टल में हुई, बीएससी मेरा बाहर हुआ, पीएचडी मेरा बाहर हुआ, पढ़ा करके। और ये आते हैं और बड़ी खुशी खुशी से मुझे ले आते हैं, भाई हमारा लड़का पीएचडी है, हमें भी पीएचडी बहू चाहिए थी। तो बेटा कहता है पीएचडी बहू से शादी करनी, राजी खुशी शादी होती है। लेकिन शादी होते ही दोस्तों थोड़े ही दिन बाद क्या होता है कि घर में जो है उथल पुथल शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पता चलता है कि मेरा चंडीगढ़ में एक फ्लैट है। क्योंकि उनको पहले ही मेरे हस्बैंड की पत्नी से मालूम था कि जो पत्नी आएगी वो अच्छा धन योग लेकर के आएगी। और मेरे फादर इन लॉ मजाक मजाक में कहा भी करते थे कि अरे ये बिटिया के पास बहुत पैसा है, ये बिटिया के पास बहुत पैसा है। तो ये आप देख सकते हैं, मेरा जो मकान है 256/2, ये उसका बिजली बिल है। तो ये देख सकते हैं सेक्टर 55। तो ये मुझे अलॉटेड था। और ये उनको जो पता चला तो उन्होंने कहा कि भाई ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरी मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ, माँ बेटी ने ये जोड़ डालना मुझको शुरू किया कि मैं अपने मकान में इन दोनों का नाम डाल दूं। दोस्तों यहाँ से शुरू हुआ डोमेस्टिक वायलेंस। क्योंकि पेरेंट्स डे है तो इसलिए पेरेंट्स की बात करना, और मैं दोनों ही पेरेंट्स की बात करूंगी।
मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए मैं दोनों पेरेंट्स की बात कर रही हूँ। यहाँ से डोमेस्टिक वायलेंस शुरू होता है। मैंने कहा मैं नाम नहीं डालूंगी, मेरा मकान है, ज़्यादा होगा मैं सिर्फ अपने हस्बैंड का नाम डालूंगी। दोस्तों यहीं से मनमुटाव शुरू होता है और तरह तरह से मुझे जो है घर में जो है टॉन्ट करना, टॉर्चर करना, ये शुरू हो जाता है। और जैसे कि आपने देखा कि पूरा परिवार वहाँ पर था। जो मामा मामी जी जो दर्शन सिंह भोगल हैं, वो व्यास राधा स्वामी आश्रम में रहते थे, तो वो वहाँ से आ गए थे और ऑलमोस्ट 94 पूरा साल जो है, बीच में 1-2 महीने के लिए गए थे, सारा टाइम वो वहीं पर थे। इवन जो राधा स्वामी आश्रम है वहाँ से उनका पेमेंट जो है, उनकी सेवा का पेमेंट भी रुड़की में कई बार आया। अब परिवार पूरा था क्योंकि आगे उनका जो विक्रमजीत सिंह भोगल है वो भी वहाँ, पत्नी वहाँ, बच्चा वहाँ, अब पूरा परिवार। और इतने में ही मेरे फादर इन लॉ प्रोफेसर PS पनेसर जून में रुड़की यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हो जाते हैं। रिटायर्ड होने के बाद ही जो है, बिल्कुल आप सोच सकते हैं, उनकी जो पेमेंट जो थी, पेंशन जो थी, वो टोटल 2500 रुपीज़ थी। अब 2500 रुपीज़ में दोस्तों 10 लोगों का खाना, आप सोचिए, खाना पीना तो खर्चा तो होगा ही होगा। और वो वहीं रह रहे हैं, जो कि जनवरी में आ गए थे और जनवरी से वो पूरा परिवार वहीं पड़ा हुआ है, जा ही नहीं रहे हैं। अब दोस्तों क्या खिचड़ी थी मुझे नहीं पता। अब उसके बाद में रुड़की यूनिवर्सिटी ने कहा कि घर खाली करिए, आपको मैक्सिमम 6 महीने का टाइम मिलेंगे, आपको घर भी खाली करना है। वह भी एक प्रेशर होने लगा। और घर कहाँ जाएंगे, घर छोड़ करके, क्योंकि कोई मकान बनाया नहीं था मेरे फादर इन लॉ ने, डैडी जी ने। तो एक ज़मीन थी जो कि मेरे हस्बैंड ने अपनी PhD का फेलोशिप और अपनी नौकरी 1991 में जब वो नौकरी लगे, तो वहाँ से 3 साल का उनका नौकरी का पेमेंट और अपना फेलोशिप, वो सारा लेकर के उन्होंने एक ज़मीन का प्लॉट खरीदा था रुड़की में, आकाशदीप एनक्लेव में। सो दोस्तों अब बात थी यहाँ पर मकान बनाने की। तो अब मेरे ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हुआ कि भाई तुम अपने घर से पैसे ले आओ, मकान बनना है, ये है, आफ्टर ऑल तुम्हारा ही है, सब कुछ तुम्हारा ही है, ऐसा वैसा ये। तो फिर क्योंकि मैं तो, जैसे मेरे माँ बाप ने संस्कार दिए हैं, मैं तो बहुत ही सिंपल और खरी, और जैसा आप देख रहे हैं कि मैं सबसे प्यार से निभा रही हूँ पूरे परिवार को। सवेरे जो है उठ करके 5 बजे से पहले बेड टी देना, चाय देना, सबके पैर छूने, उसके बाद में खाना, ब्रेकफास्ट बनाना, खाना बनाना, अपने हस्बैंड का खाना साथ में देना। वो रुड़की से डेली जो है सहारनपुर आया करते थे जॉब के लिए, तो उनको देती थी, लंच बनाकर देती थी, फिर शाम का भी डिनर। तो पहले इनका ये रहा कि चलो इसे तंग करेंगे तो खाना, घर का सारा काम इसके सिर पे मर दो, तो काम करेंगे तो परेशान होगी तो झगड़ा होगा मियाँ बीवी में। तो दोस्तों इस तरह से रहा, लेकिन मैं तो पारंगत थी हर तरह से। अब ये हुआ तो जो आप ये देख रहे हैं ननद, ये मेरी कहती है कि क्योंकि मामा मामी जी मुझे बहुत पसंद करते थे, और जो लोग व्यास आश्रम से कुछ महिलाएं जाया करती थी मामा जी की हेल्थ के बारे में पूछने के लिए समय समय पे, तो वह भी मेरी बहुत तारीफ करते थे कि अरे बहू बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो अब इसको मिर्ची लगी, तो वो कहती है कि मम्मा शी इज बिकमिंग डार्लिंग ऑफ द फैमिली, इट इज नॉट गुड फॉर यू एंड शी इज गुड एट एवरीथिंग, आई कैन नॉट कंट्रोल हर, सो बेटर यू गेट हर डाइवोर्स्ड। तो दोस्तों 4 महीने में ही ये जो लड़की आप देख रहे हैं, जो कि खुद इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस से भरी हुई, कि वो देखिए, वो कहती है कि उसकी नाक पकौड़े जैसी मोटी है, मेरी नाक तो बहुत शार्प है, मेरे फीचर्स बहुत शार्प हैं। तो दोस्तों मैं क्या करूं? वो मेरे हस्बैंड से झगड़ा कर रही है कि तुझे तो बहुत अच्छा लविंग केयरिंग पार्टनर मिल गया है। तो दोस्तों मेरा पति क्या करे? तो मेरे पति ने एक दिन बोल दिया खिसिया के कि भैया ऐसा है, तू आगे जाके लविंग केयरिंग बन जाना, अगर मेरे को मेरी पत्नी लविंग केयरिंग है तो तू आगे जाके लविंग केयरिंग हो जाना। तो वो कहती है मैं नहीं कर सकती। वो मुझे कहती है कि तू क्यों इतना करती है, सुबह उठ के नाश्ता बनाती है, चाय बनाती है, मैं तो नहीं इतना कर सकती। मैंने कहा भाई मत करना, मेरा तो हस्बैंड है तो मैं तो करूँगी। मेरे तो संस्कार यही है कि मेरा हस्बैंड घर से भूखा चला जाए, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। लंच भी बना के दूंगी। मेरे पापा तो रेलवे में थे, मेरी मम्मी ने तो पूरी ज़िंदगी जो है उनका खाना बना के देना, और उस ज़माने में तो अंगीठी जला करती थी दोस्तों, गैस का सिस्टम भी नहीं था। मेरी मम्मी तो अंगीठी जलाया करती थी, अंगीठी पे खाना पूरा बना कर देती थी। तो दोस्तों इस तरह से खटपट इनकी चलती गई। और इसमें इसी मुद्दे पे दोस्तों एक बड़ी इंसिडेंस, और एक देहरादून में एक कंसल्टेंट है प्रदीप नागरथ, ठीक है। अब मेरे फादर इन लॉ क्योंकि एनवायरनमेंट में काम करते थे और यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो है उनके जो कंसल्टेंट भी थे, तो ये जो एक कंसल्टेंट थे इनके साथ में वो मिलकर के काम किया करते थे। प्रदीप नागरथ जो हैं वो
कंपनियों की बेसिकली फर्निशिंग करते हैं, जैसे कि बॉयलर हो गया, चिमनी हो गई, ये बनाते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि एक रिपोर्ट मेरे फादर ने, डैडी जी ने मुझे दी पुरानी, और जिसमें कि बहुत सारे प्लांट्स के नाम थे, और मुझे कहा कि देखो बहू इसको ठीक कर दो। और तो मैंने देखा कि हाँ वो बॉटनिकल नेम्स थे सारे प्लांट्स के, और जो है फॉरेस्ट प्लांट्स थे, फॉरेस्ट्रीज थे। तो बोले भाई, हंस के बोले भी, अरे भैया ये मेरे से तो टंग ट्विस्टिंग नाम जो है पढ़े नहीं जाते हैं, अब बहू तुम देख लो इसको ठीक कर दो, और मेरी एक रिपोर्ट बनानी है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसको टाइप किया और ठीक करके करेक्शन करके मैंने बना दिया। तो उसके बाद में बात आती है कि मैं उस रिपोर्ट पर साइन कर दूं एज ए बॉटनिस्ट, क्योंकि डोईवाला एक जगह है देहरादून के पास में, डोईवाला में कोई फैक्ट्री किसी को बनानी थी, कोई लाला जी को। तो जो प्रदीप नागरथ वो ये चाहते थे कि मैं उस पे जो हूँ साइन कर दूं एज ए बॉटनिस्ट कि उस एरिया में ये सारे प्लांट्स नहीं उगते हैं। तो दोस्तों ये बात मुझे बहुत अजीब लगी, और मैंने अपने पतिदेव को कहा, क्यों पीएचडी करने के बाद दोस्तों मैं एक पीजी डिप्लोमा इन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी भी कर रही थी, जिसके कि एग्जाम्स मुझे अभी जून में शादी के बाद जाकर के देने थे। और उसकी जो मेरी डेजर्टेशन है टूरिज्म जो मैंने बनाई है, जिसका कि आप दूसरे चैनल पे आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, यूथ स्किल और रिसर्च डेवलपमेंट में, तो वह मेरे को करना था, मैं लिख रही थी और मुझे जाना था। तो मैंने अपने पतिदेव को कहा, अब फादर इन लॉ को तो मैं सीधे सीधे कह नहीं पाई दोस्तों, तो मैंने अपने पतिदेव से कहा कि देखिए ऐसा है, आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी रियो आ गया है और हमारे देश में एनवायरमेंट लॉज बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हैं, और अगर कल को कोई ऐसी बात आती है, कोई पूछता है कि भाई ये किसकी रिपोर्ट है, कौन बॉटनिस्ट ने बना दिया कि यहाँ पे ये कोई भी प्लांट नहीं है, और जबकि ये सारे वाइल्ड प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट प्लांट्स हैं, तो मैं जब तक उस जगह का सर्वे नहीं कर लेती, मैं इस रिपोर्ट पे साइन नहीं करूंगी। हाँ, डैडी की अथॉरिटी है, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, तो वो कर सकते हैं, तो वो कर लें, मैं नहीं करूंगी। तो चलिए प्रोग्राम होता है कि चलिए भाई हमको वो साइट दिखाई जाएगी, हम रुड़की से जाते हैं, देहरादून जाते हैं, लेकिन वहाँ एक और प्रोफेसर कौड़ा थे जो कि पहले यूनिवर्सिटी में थे, उनके घर जाते हैं, सारा टाइम मैं कौड़ा आंटी के साथ रहती हूँ, उनका खाना वगैरह बनवाती हूँ, लेकिन हम साइट पे नहीं जाते हैं। उसके बाद जब वापस आते हैं तो हम वैसे ही खाली हाथ वापस आ जाते हैं। तो फिर मेरा स्टैंड वही था, क्योंकि मेरे माँ बाप ने तो बहुत सच्चाई सिखाई है, बहुत संस्कार सिखाए हैं, तो मेरा स्टैंड फिर वही था, और मेरी नॉलेज भी थी एनवायरमेंट लॉज के ऊपर। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो इस पर साइन नहीं करूँ। अब इस बात पे भी जो है मदर इन लॉ को मिर्ची लग गई, तो अब उन्होंने कहना शुरू किया, हमारा नुकसान करा दिया, अरे दुनिया तो छल बल से चलती है, ऐसे थोड़े ना चलता है, ये थोड़े ना होता है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, ये था वो था, सुबह शाम वो मुझे सुना रही थी। तो मैंने अपने पतिदेव से कहा कि देखिए मैं ये नहीं कर सकती और नहीं करूँगी, और डैडी जी इतने बड़े कंसल्टेंट हैं और रुड़की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनकी परव्यू में है, वह कर सकते हैं, नहीं तो कोई और जो कंसल्टेंट हो उससे करवाया जा सकता है, लेकिन मैं इस रिपोर्ट पे साइन नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने जिस स्टाफ से एमएससी में और अपने पीएचडी टाइम में प्लांट्स की स्टडी की है, वो एक अपने आप में बहुत लंबा जो है प्रोसीजर होता है, प्लॉट्स बना करके, और बहुत ही उसका टेक्निकल तरीके से स्टडी की जाती है। तो मैंने कहा मैं ऐसे इस रिपोर्ट पे साइन नहीं करूँगी। तो एक ये उनको मुद्दा मिल गया मेरे से मुझे तंग करने का। फिर अब और कुछ नहीं है कहने को, अब जब देखा कि खाना तो बहुत अच्छा बना, फिर हुआ कि मेरी डिशेस को खराब करना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये सब जो है चल रहा था, और मुद्दा एक ही था कि इसे तंग करो, ये खुद ही चली जाए। उसके बाद में फिर क्या होता है कि मेरी जो सो कॉल्ड जो बुआ सास हैं, जिनको मैंने दिखाया कि जिनकी जिंदगी का कुछ पता नहीं, वो 2015 में इस दुनिया से चली गई, वो डाइवोर्सी थी, शादीशुदा थी, अनमैरिड थी, सेपरेटेड थी, उनका क्या स्टेटस था ये मुझे आज तक क्लियर नहीं। 26 वर्ष मेरी शादी के हो गए हैं, तो वो मेरे घर चली जाती हैं, 1994 में ही वो मेरे घर चली जाती हैं और बोल देती हैं कि भाई आप अपनी लड़की का तलाक ले लीजिए, आपकी लड़की बहुत खरी है, उसका हमारे घर में गुजारा नहीं, इसलिए आप तलाक ले लीजिए। मेरे पेरेंट्स को जाके सीधे बोल देती हैं। तो मेरे पेरेंट्स कहते हैं भैया हमें आपसे क्या मतलब, हमने तो प्रोफेसर पनेसर के यहाँ उनके बेटे से शादी करी है, आपसे हमारा क्या मतलब लेना देना, आप कौन होती है इतनी बातें बोलने वाली। तो इस तरह से जो है एक मैसेंजर बनके वो जो है तिलक ब्रिज पे उनका जो कॉलेज है माता सुंदरी जो गुरुद्वारा है उसका वो कॉलेज है, ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज है,
वहाँ वो पढ़ाती थी और वहाँ से झोला उठा करके और शटल पकड़ के वो आए दिन हर 3-4 महीने बाद मेरे घर फरीदाबाद पहुँच जाती थी। और फरीदाबाद में जाकर के उनको बोलती थी कि आप अपनी लड़की तलाक ले लो, तलाक ले लो, हम उसे अपने घर में नहीं रखना चाहते। अब बताइए दोस्तों, अपना घर नहीं बसा तो भतीजे का घर नहीं बसने देंगे। ठीक है, इस तरह से ये चलता रहा। लेकिन दोस्तों 96 में और इन द मीन टाइम अच्छे रिश्ते आते हैं, लेकिन जो मेरी सिस्टर इन लॉ है वो सबको नेग्लेक्ट करती है। किसी को कहती है उसे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है, किसी को बोल देती है जाकर के कि मैं तो शादी करूंगी लेकिन बेबी नहीं करूंगी। अब ऐसी अजब गजब बातों में दोस्तों कौन शादी करे? करते करते 30 साल क्रॉस कर जाती उम्र। अब 30 साल के बाद तो नेचुरल है दोस्तों, आपको पता है कि रिश्ते मिलना मुश्किल होते हैं। अब हम मेरे इन द मीन टाइम मेरे हस्बैंड का जॉब परमानेंट होता है और हम बेबी प्लान करते हैं और 1997 में मैं प्रेग्नेंट होती हूँ और हमारा बेबी होता है। दोस्तों जैसे ही बेटा होता है, अब सास को इनसिक्योरिटी हो जाती है क्योंकि वो सौतेली माँ है, सौतेली दादी है। अब देखिए दोस्तों, मैंने शादी के 3 महीने बाद ही बोल दिया था कि वह मेरे हस्बैंड की सौतेली है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड को शारीरिक तकलीफ बहुत थी, कभी सिर में दर्द है, कभी पैर में दर्द है, और उनको वॉक करना बिल्कुल पसंद नहीं था। स्कूटर पे जाओ, गाड़ी पे जाओ, घूमने जाना, मार्केट तक जाना है। रुड़की यूनिवर्सिटी से सिविल लाइन दोस्तों कितनी दूर है, बिल्कुल मार्केट में ही तो है, लेकिन उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। कहते मेरे पैर दुखते, मैं नहीं जा सकता, ऐसा है वैसा है। तो मैंने कहा चलिए आप दिखा लेते हैं। और फिर क्या है कि ही कीप्स ऑन पॉपिंग, जो है दवाइयाँ, डाइजिन जेल पी रहे हैं और फिर कॉफ़ी पी रहे हैं। और ये सभी का हाल था। मेरी बुआ सास और डैडी जी क्या गुलाब जामुन खाएंगे, धो करके खा लेंगे। हलवा खा रहे हैं, ऊपर से डाइजिन जेल पी रहे हैं और शुगर की दवाई खा रहे हैं। मेरे हस्बैंड का भी यही हाल था, डाइजिन जेल पी के ऊपर से कॉफ़ी। तो मैं बहुत परेशान थी, हैरान थी दोस्तों, ये क्या, मैं तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस आदमी, ये क्या भाई, डाइजिन जेल पी रहे तो कॉफ़ी मत पियो, अगर आपको एसिडिटी है तो कॉफ़ी मत पीजिए। लेकिन अब क्या बोले, किसको बोले? ससुर जी को, बुआ सास को तो कुछ बोल नहीं सकते। तो मैंने अपने हस्बैंड को ही बोला। मैंने उनको कहा कि देखिए आप बहुत मेडिसिन खाते हैं, आप प्लीज़ होम्योपैथी लीजिए, ये एलोपैथी मेडिसिन मत लीजिए, डिपेंडॉल, एंड्रोक्विनॉल, डाइजिन जेल, मैंने कहा ये मत लीजिए, आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट थोड़ा सा आप मेरे कहने पे 1 महीना ट्राई करके देखिए। अगर आपको अच्छा हुआ, एसिडिटी प्रॉब्लम दूर हो गई, खाना सही रहा आपका, तो आप कंटिन्यू करिएगा, नहीं तो आप बंद कर दीजिएगा। तो जब इतना पोलाइटली, हम्बली और लॉजिकली मैंने बोला तो हस्बैंड एग्री कर गए। वहाँ पर एक डॉक्टर वर्मा हैं जो कि उस वक्त थे होम्योपैथी के, तो हम उनके पास गए। तो वो हफ्ते में दोस्तों 60, 62, 65 रुपए की 7 डेज की दवाई देते थे और वो मेरे हस्बैंड खाते थे। तो मेरी मदर इन लोग को पता चला तो एक दिन कहती है क्या रे ये क्या, किस चीज़ की दवाई खा रहा है? तो मैंने बताया कि ऐसे पेट में दर्द है, इतनी गोलियां खाते हैं, पैरों में दर्द है। कहेंगे अरे तुम बेकार में पैसा खर्च कर रही हो। और सिस्टर इन लॉ बोलती है कि अरे इसकी तो बचपन से आदत है, ये तो स्कूल जाने में भी कतराता था। दोस्तों कोई ननद अपनी नई नवेली भाभी को ऐसे बोलेगी, अपने भाई की बुराई करेगी? कोई माँ ऐसे बोलेगी? उसको कंसर्न नहीं है अपने बेटे की तबीयत का, हेल्थ का? कितने बेकार में पैसे खराब कर रही हो। अरे दोस्तों 60-62 रुपए हफ्ता, मतलब क्या 250 रुपए महीना। अरे भैया जो आदमी, बच्चा, लड़का जवान 2700 रुपए कमा रहा है तो वो 250 रुपए तो अपने ऊपर खर्च कर सकता है अपनी सेहत के लिए, कि नहीं कर सकता? तो वो उनको पैसे की खराबी लग रही थी। ये दोस्तों इट वॉज द ओनली एंड ओनली पॉइंट जो मुझे लगा कि ये सगी मां नहीं। दूसरा पॉइंट, मैंने जब उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना शुरू किया कि आप जो है ये डेली डेली कच्ची ब्रेड और ब्रेकफास्ट खाते हैं, बन खाते हैं। दोस्तों आज कोरोना टाइम में बोला जा रहा है कि ब्रेड ना खाएं, ब्रेड ना खाएं, इम्यून सिस्टम को खराब करती है। दोस्तों दिस वाज माय कॉन्शियसनेस। मैंने उस वक्त अपने हस्बैंड को बोला था 26 साल पहले 1994 कि आप जो है ब्रेड और ये बन मत खाया करिए ब्रेकफास्ट में। सुबह मैं आपको पराठे बना दिया करूंगी, स्टफ, वो आप किसी भी चीज़ का बना लीजिए दोस्तों, आलू है, मूली है, गाजर है, कोई सब्जी भर लीजिए उसमें, मेथी है, किसी भी चीज़ के बना लीजिए। पराठों में क्या है, इतनी वैरायटी हमारे देश में तो सब्जियों की। तो मैंने कहा मैं बना दिया करूंगी। और तो बोले यार अच्छी बात है, तुम सुबह सुबह उठ के बना दोगी? मैंने कहा बिल्कुल बना दूंगी। बोले लो नेकी और पूछ पूछ बना दिया करना यार। तो मैंने ऐसे ब्रेकफास्ट बनाना शुरू किया उनका, और लंच भी फिर धीरे से मैंने बनाना शुरू किया, साथ में देना शुरू किया। तो दोस्तों मेरी मदर इन लॉ ने कहा, इन्होंने, प्रेम पनेसर जी ने, कि तुमने हमारा खर्चा बढ़ा दिया, तुमने हमारा ऑयल का खर्चा बढ़ा दिया। दोस्तों अब बताइए
कोई माँ ऐसे कर सकती है? अरे भाई, आपके पुत्र के लिए तो बन रहे, क्या खर्चा बन गया? तो क्या मैं अपने मायके से लेके आती तेल? ये क्या बात हुई? और जबकि जो पुत्र अपने घर में पूरा पैसा दे रहा है, जो उसकी तनख्वाह है 2700 रुपए में से 2000 रुपए महीना वो घर पे दे रहा है। दूसरी बात दोस्तों, दूसरी घटना ये हुई कि एक दिन रात को प्रेम पनेसर जी स्पेशली बिक्रमजीत सिंह के लिए जो है पराठे बना के स्पेशल खिलाती हैं। तो दोस्तों आप बताइए कि बिक्रमजीत सिंह इतने स्पेशल हैं कि उनको डिनर में भी पराठे मिलेंगे और कमलजीत सिंह नाश्ते में भी पराठे नहीं खा सकते हैं, और जो कि घर का खर्चा पूरा उठा रहे हैं। तो दोस्तों ये दूसरी बात थी। तो फिर मैंने अपने पति देव से कहा, मैंने कहा देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल है कि कोई भी माँ, मैंने कहा मेरे भी भतीजे भांजे हैं, कल को मेरा बच्चा होगा तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि अपने बच्चे को 1 रुपए की टॉफी दे दूं और अपने भतीजे भांजे को इतनी बड़ी चॉकलेट दे दूं। मैं कहा कोई भी माँ ऐसा नहीं कर सकती, इनका मोहब्बत इससे ज्यादा है। देखिए ये दूसरी बात थी कि वह सौतेली होंगी, ये मेरा प्रेडिक्शन था, या आप इसे प्रेडिक्शन कहें, मेरा लॉजिक कहें, मेरा सेंस कहें, जो भी ये बात आप कहें। तो दोस्तों इस तरह का बिहेवियर था मेरे हस्बैंड के साथ में, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और किसी भी पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा। खैर ये चलता रहा दोस्तों, और उन्होंने मुझे बहुत बहुत परेशान किया, लेकिन फिर भी हमने जो है अपनी लाइफ को सेल थ्रू किया पति पत्नी ने। और मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड जो हैं बहुत लायक हैं और सिंपल हैं और सोबर हैं, और मैंने उनका पूरी साथ दिया जैसा कि मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार दिए थे। और दोस्तों अब ये यहाँ पे मैं कंक्लूड करती हूँ, और एक बार फिर से ये सभी मैं फोटो फिर से दिखा दे रही हूँ, आप देख लें इन दोनों महिलाओं की फोटो, ठीक है, इनका देख लें। और इसके साथ में ही एक और वीडियो आपको देखने को मिलेगी, वो भी मैं डिटेल में बनाने वाली हूँ। तो अगर ये महिलाएं या इनके कहने पे कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी कर्मकांडी अगर मेरे खिलाफ कोई भी कुछ करता है, आप जैसा कि मैं पहले एक्सपोज कर भी चुकी हूँ कि समय समय पर ऐसा होता है, तो आप पहचान लें इसको। और ये अब इसका जो इम्पर्सोनेशन है लड़की का, वो भी मैं आपको बता रही हूँ, वो डिटेल में दूसरी वीडियो बन रही है, उसमें आप देखिएगा। तो आप विशेष ध्यान रखें, कोई भी कर्मकांड मेरे खिलाफ नहीं करें और इस पर विचार करें। इसलिए मैंने दोनों ही पेरेंट्स डे, खाली एक हैप्पी 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 पेरेंट्स डे कहने वाली बात नहीं है कि फेसबुक पे डाल दिया, स्टेटस डाल दी, नहीं, ये एक बहुत बड़ा हमारे माता पिता से जुड़ा हुआ, हमारे इन लॉज से जुड़ा हुआ, पेरेंट्स आर द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल एसेट टू एवरी चाइल्ड। जो हमारा रिलेशनशिप है माता पिता का बच्चों के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी कोई कीमत नहीं है। और अक्सर ऐसा होता है, आप बहुत जगह आप देखेंगे कि सौतेली माएँ ऐसा करती हैं, और उन्होंने किया भी, और मेरे केस में किया, और आज तक कर रही हैं। और आज तक कितने केसेस उन्होंने जो है कोर्ट में डाले हुए हैं, और रुड़की में मैं जाती हूँ, मैं खुद जाती हूँ। आइए अगली वीडियो में देखेंगे, ये मैं विशेषकर मैंने आपको बता दिया डिटेल, आप इसे स्टडी करें। अभी एक जो ब्लॉगर है हमारी इंडियन यूट्यूबर ब्लॉगर रुचि, उन्होंने भी अपना जो है दुख शेयर किया था कि उनकी सास और नंद ने और परिवार वालों ने कैसे उनके साथ बिहेव किए। दोस्तों वहां तो वो चलो, एक तो उनका बेचारी का लव मैरिज था, लेकिन फिर भी एक्चुअली इस वीडियो को देख करके भी मुझे थोड़ा सबल मिला कि मुझे शेयर करना चाहिए। मुझे बहुत समय से बहुत लोग बोल रहे थे कि आप अपना दुख अपने मन में क्यों दबाए हुए हैं। बहुत सारे मेरे एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड मुझे कहते थे कि मैडम आप इतने लायक हो, इतने टैलेंटेड हो, आपका कुकिंग इतना अच्छा है, आप तरह तरह के स्नैक्स बनाते हो, सब कुछ हम जानते हैं, तो आप अपना क्यों नहीं शेयर करते। तो दोस्तों मैं सोच रही थी कि क्या करूं, कैसे करूं, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन ये जो रुचि की जो वीडियो थी वह मैंने देखी, और अंततः पेरेंट्स डे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, तो ये मुझे ऑप्ट लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। इस तरह से दोस्तों ये मैंने शेयर की है, आप इसे देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दूसरी वीडियो भी जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।